ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। कई घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। आज 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए थे चुनाव। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित, पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिले। पंजाब में चन्नी सरकार पर नवजोत सिंह सिद्धू का फिर बड़ा हमला। अपनी ही सरकार की घोषणाओं को बताया फरेब। साथ ही पार्टी आला कमान को दी नसीहत। कहा, मिट्टी में पड़े हीरो को जरा ढूंढिए। दिल्ली विधानसभा समिति के सामने आज फेसबुक के अधिकारी की पेशी। शांति और सौहार्द समिति उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कर रही है जांच। फेसबुक पर निष्पक्षता नहीं दिखाने का है आरोप। अयोध्या में दिवाली के मौके पर आयोजित दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी। शहर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। In association with Colors, make life better. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। वक्त हो चला है सबसे पहले आपको दिखाने का देश, दुनिया और राज्यों की सभी अहम खबरों को। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले अनिल देशमुख से 12 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई। सोमवार दोपहर 12 बजे के करीब अनिल देशमुख अपने वकील के साथ प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद देर रात तक उनसे सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। ईडी ने अनिल देशमुख को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी की ओर से अनिल देशमुख को 5 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट से समन को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने देशमुख को राहत देने से इनकार कर दिया। अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली के आरोप हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगाए थे। शिकायत किए जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश भी दिए थे। रिश्वतखोरी के आरोप लगने और सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आज धनतेरस है और आज ही 30 से ज्यादा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में धनतेरस पर किसकी दिवाली मनेगी और आज किसका मंगल शुभ रहेगा, इस पर सभी की निगाह रहने वाली है। 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें दादरा और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। जबकि पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कुल 13 राज्यों में विधानसभा की कुल 29 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ये सभी सीटें या तो सदस्यों के निधन या फिर दल बदल की वजह से खाली हुई थीं। आपको बता दें कि 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थीं, वहीं कांग्रेस के पास 9 और बाकी सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास थीं। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले आने वाले इन नतीजों को राजनीतिक जानकार राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर देशव्यापी सर्वे मान रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे न सिर्फ हवा का रुख पता करने में मददगार होंगे, बल्कि इससे नए सियासी समीकरण भी बनते दिखाई दे सकते हैं। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत का नजरिया रखा। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से दुनिया को पंचामृत का मंत्र भी दिया। जो 5 घोषणाएं पीएम मोदी ने की, उनमें पहली ये कि भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगाबाइट तक पहुंचाएगा। दूसरी ये कि 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरी घोषणा ये कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। चौथी ये कि भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। और 5वीं घोषणा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक
नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मंत्र को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बेहद कारगर बताया। साथ ही लाइफ का मंत्र भी उन्होंने दुनिया को दिया। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में एक्शन एंड सॉलिडेरिटी द क्रिटिकल डिकेड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडॉप्टेशन को उतना महत्व नहीं मिला जितना मिटिगेशन को। पीएम मोदी ने कहा कि ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से ज्यादा प्रभावित हैं। फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को आज दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होना है। विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने फेसबुक इंडिया को समन जारी करते हुए झूठे पोस्ट और वीडियो रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर सामने आकर जवाब देने को कहा था। कमेटी ने लिखा है कि समाज में आपस में नफरत की वजह बनने वाले झूठे और भ्रम फैलाने वाले मैसेज और वीडियो पर उनकी नजर है। कमेटी देखना चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनी इन्हें रोकने में किस तरह की भूमिका निभाती हैं। कमेटी ने फेसबुक को ये चेतावनी भी दी है कि अगर तय तारीख पर उसके प्रतिनिधि समिति के सामने पेश नहीं होते तो इसे विधानसभा के अधिकारों का हनन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में दंगे हुए थे। इन दंगों की जांच दिल्ली पुलिस समेत कई सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा ने इन दंगों की तह तक जाने के लिए पीस एंड हार्मनी कमेटी को जांच सौंपी है। अब तक समिति ने कई वरिष्ठ पत्रकारों, पूर्व नौकरशाहों और कम्युनिटी लीडर से पूछताछ की है। कोरोना काल के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को होगी। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ये बैठक सेमी वर्चुअल या हाइब्रिड होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रवक्ता भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश के नेता और कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने प्रदेश से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा समसामयिक विषयों पर प्रस्ताव और कोविड काल में सरकार के कदम और 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर धन्यवाद प्रस्ताव हो सकता है। चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को लेकर बैठक में फीडबैक भी लिया जा सकता है। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਣੀਆਂ ਚੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਸਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू की ये बोल अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ फिर एक बार मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को एक कार्यक्रम में सिद्धू ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब का राजकोष खाली नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि अगर सरकार के खजाने में पैसा है तो टीचर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उन्हें 50-50 हजार सैलरी क्यों नहीं दी जाती। आला कमान को नसीहत देते हुए सिद्धू ने यह भी कहा कि जो असली कार्यकर्ता हैं वो मिट्टी में पड़े हैं, उन्हें पंजाब के मुकुट में सजाया जाना चाहिए, तभी बात बनेगी। सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दरअसल सीएम चन्नी ने पंजाब में प्रति यूनिट 3 रुपए बिजली सस्ती की है और उसे दिवाली गिफ्ट बताया है। वहीं सिद्धू ने इसे झूठा और फरेब बता दिया। सिद्धू ने बिना नाम लिए ये सवाल उठाया कि पंजाब के विकास का रोड मैप क्या है, कोई इसे नहीं बताता। आखिर में सिद्धू ने मैं हूं ना कहकर अपना भाषण खत्म किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की तुरंत जांच और पैरवी के लिए एक अलग एजेंसी का गठन किया गया है। इसे राज्य जांच एजेंसी का नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की तरफ से सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया। जम्मू कश्मीर की राज्य एजेंसी यानी SIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बनाएगी और एक नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करेगी। SIA ऐसे कदम उठाएगी जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए जरूरी हों। SIA में एक निदेशक और सरकार की तरफ से समय समय पर शामिल किए गए अधिकारी होंगे। आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवाद से जुड़ा कोई भी मामला दर्ज करने पर SIA को इस बारे में सूचित करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और सुरक्षा हालात का जायजा लिया था। अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद ये कदम उठाया गया है।
सर्दी का मौसम आने के साथ ही राजधानी दिल्ली की आबोहवा बिगड़नी शुरू हो गई है। कोहरा बढ़ने की खबरों के बीच वायु प्रदूषण के डराने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सोमवार को लगातार छठे दिन खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में आ गया। सुबह के वक्त प्रति घंटा AQI 278 दर्ज किया गया, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 289 था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार सोमवार को PM 2.5 में पराली जलाने के उत्सर्जन का हिस्सा लगभग 8% था। लगातार हवा की खराब होती जा रही गुणवत्ता के चलते दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में काफी गिरावट आ सकती है। इसके बहुत खराब श्रेणी में जाने की आशंका है और इस हालात के लिए PM 2.5 के कण मुख्यतः जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इसके फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और चिकित्सा विभाग एक्शन में आ गए हैं। तीनों विभाग मिलकर प्रयास में जुट गए हैं। जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए कानपुर में कुल 50 टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कहीं ऐसी जगह पानी इकट्ठा न हो जहां वायरस पनप सके। जीका वायरस फैलाने वाले ये मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। रोजाना 1200 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने और CMO को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर के जिलाधिकारी के मुताबिक संक्रमण की रोकथाम में जुटी टीमें लगातार अलग अलग एरिया में सैंपलिंग और सोर्स डिटेक्शन का काम कर रही हैं। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 10 मामले मिल चुके हैं। पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था। उसके बाद 30 अक्टूबर को 3 और रोगी जीका वायरस से पीड़ित मिले और इसके बाद 6 और मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। जिस सरयू के किनारे भगवान राम का बचपन बीता, वो एक बार फिर दियों की रोशनी से जगमग होने को तैयार है। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 3 नवंबर को यहाँ मुख्य आयोजन होगा। राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जब लाखों दिए एक साथ जल उठेंगे। लेजर शो के जरिए यहाँ विशेष प्रस्तुति भी होगी। शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर इस बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके तहत 9 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। इसमें 7.5 लाख दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों को रोशन करेंगे। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कल देर रात ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अनिल देशमुख को वसूली रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। अनिल देशमुख कल सुबह 11:55 पर खुद ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले कई बार उन्हें ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि ईडी ने अनिल देशमुख से कई सवाल किए, लेकिन जब अधिकारियों को उनके जवाब ठीक नहीं लगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। ईडी कोर्ट में उनके हिरासत की मांग करेगी। तो अनिल देशमुख आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिश्वतखोरी मामले में लगातार उन पर गंभीर आरोप लगते रहे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी उन्हें वसूली के आरोपों के बारे में बताया था, जिसके बाद कल जब वो ईडी के दफ्तर गए, उनसे करीब 12 घंटे 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है, उनको अरेस्ट कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। जो एलिगेशंस है, जो चार्ज लगाया गया था अनिल देशमुख के अगेंस्ट, वो काफ़ी सीरियस था।
जो पूर्व मुंबई के सीपी है परमबीर सिंह, उन्होंने एक खत लिखा था सीएम उद्धव ठाकरे को, ये बोलते हुए कि अनिल देशमुख सचिन वाजे के द्वारा 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन कर रहे थे पूरे मुंबई सिटी में, पूरे बार्स और रेस्टोरेंट से ये पैसे की अगुवाई की जा रही थी। और एक एलिगेशन ये लगाया गया था सचिन वाजे की तरफ से कि अनिल देशमुख और अनिल परब जो शिवसेना के मिनिस्टर है, शिवसेना के लीडर है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, दोनों ने 20 करोड़ दोनों ने साथ में लिया, 40 करोड़ टोटल लिया गया था मुंबई के 10 डीसीपीज के द्वारा, ताकि उनका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है उसको रोका जा सके, उसको रिवर्स किया जा सके। उस बेसिस पे अनिल देशमुख का क्वेश्चनिंग हुआ 10 घंटे के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और अनिल देशमुख को अभी अरेस्ट दिखाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के तहत। अरुणिल सदड़ेकर, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, मुंबई में। और ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बारी अनिल परब की है। सुनिए उनका बयान। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत और ज्यादा जानकारी के लोग करते हैं मेरे से विनय दुबे मुंबई से जुड़े। विनय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये सवाल है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अनिल देशमुख जिस तरह से भागते फिर रहे थे जांच से, आखिरकार ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, बता दें 5 महीने से लगातार अनिल देशमुख बिल्कुल समन देने के बावजूद ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। अचानक कल सोमवार की सुबह 11:55 पर ईडी ऑफिस आए थे, जिसके बाद वहीं 13 घंटे लगातार पूछताछ की गई, जिसके बाद बता दें 11:30 में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बता दें ईडी के ऑफिसर ने सत्यम वर्त ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उन्हें मेडिकल के लिए 10 बजे ले जाया जाएगा जेजे अस्पताल, जिसके बाद 11 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। बता दें 100 करोड़ रुपये वसूली के मामले में लगातार जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था, आखिर ये 100 करोड़ का वसूली का पैसा आखिर आता कहाँ से था, इसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन मंत्री शामिल थे, उसकी भी सारी जांच की जाएगी, जिसके बाद ये पता चल पाएगा क्या इसके पीछे और भी कोई मंत्री है और कोई भी व्यक्ति है, इसकी बात हाथ लगा हुआ है। विनय, अब चूंकि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और परमबीर सिंह भी गायब हैं, उन्हें भी कई समन भेजा गया है, अनिल परब को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? जी बता दें जिस प्रकार से लेटर लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद उनकी पूर्व अनिल देशमुख की लगातार जांच की जा रही थी। 5 महीने से सामान भेजा जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था ईडी ऑफिस, इसके बाद बिल्कुल नहीं आ रहे थे। वहीं परमबीर सिंह की बात की जाए तो परमबीर सिंह ईडी से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन ईडी दफ्तर बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अब ये देखा जा रहा है उनका इंतजार किया जा रहा है कि अब परमबीर सिंह ईडी ऑफ दफ्तर आएंगे कि नहीं आएंगे। वहीं अनिल परब की बात की जाए, उनकी भी जाँच की जाएगी, क्योंकि किरीट सोमैया पहले ही 2-3 दिन पहले ही बता दिए थे कि जिस प्रकार से कई मंत्रियों के खुलासे होंगे लगातार, अब ये देखा जा रहा है नए अहम खुलासे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों की वसूली के मामले में कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इसकी भी जांच की जाएगी। आखिर ये पैसा रेस्टोरेंट बार से ये 100 करोड़ रुपए आते कहाँ से थे, उसकी सारी जांच करने के बाद ही ये पता चल पाएगा क्या इसमें कौन से मंत्री या कौन अन्य लोग इसमें शामिल है, उसकी भी जांच की जाएगी। आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आज बड़ा दिन है, आज 13 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे सभी काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है।
इन तीनों लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कुल 13 राज्यों में विधानसभा की कुल 29 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ये सभी सीटें या तो सदस्यों के निधन या फिर दल बदल की वजह से खाली हुई थी। 13 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी। सभी जगहों पर ईवीएम से मतदान हुआ। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक लगभग सभी सीटों पर रिजल्ट एक तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थीं, वहीं कांग्रेस के पास 9 और बाकी सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास थीं। तो 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं। उपचुनाव हुए थे अक्टूबर में। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे एक तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा ये। तो 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि ईवीएम पर वोटिंग हुई है तो ये उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद लगभग सभी सीटों के जो डेटा है वो क्लियर हो जाएंगे। कौन किस सीट से आगे है, कौन किस सीट से पीछे है। साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी समझना होगा कि इस बार के जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये एक तरह से जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उनका एक तरह से क्लियर ये आंसर होगा कि जनता क्या चाहती है, मोदी लहर है कि नहीं। और साथ ही साथ मतदाताओं का रुख ये बता देगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की वोटिंग पैटर्न रहने वाली है, कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन सी पार्टी पीछे रहेगी, कोविड से हुए नुकसान का कितना असर होगा, ये भी कहीं कहीं जो उपचुनाव हो रहे हैं ये बता देंगे। साथ ही साथ जो 3 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी, इन 2 सीटों पर भी कांटे की टक्कर है। बिहार की 2 सीटें बहुत अहम है, कुशेश्वर स्थान और दूसरी जो सीट है वहां पर एक तरह से सम्मान की लड़ाई है नीतीश और तेजस्वी के बीच में। वो भी बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आखिर किस तरह के नतीजे वहां आते हैं। इसके अलावा हिमाचल में 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो 2 बजे तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर उपचुनाव में किसका सिक्का चला है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जलवायु परिवर्तन पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। पीएम ने अपने संबोधन में दुनिया को पंचामृत का मंत्र भी दिया। साथ ही कहा भारत आने वाले दिनों में इसे अपनाएगा। उन्होंने इस मंत्र को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बेहद कारगर बताया है। सुनिए। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वहीं नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश
जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। और पीएम मोदी ने ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित करने के दौरान क्लाइमेट चेंज पर पंचामृत फॉर्मूला तो दुनिया को बताया है, साथ ही लाइफ का मंत्र भी उन्होंने दुनिया को बताया और समझाया। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। साथ रहेगा, जल्द लौटते हैं।